नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत जय हिंद और नमस्कार। जय हिंद सर। सर, पाकिस्तान ने एक डोजियर निकाला है जिसमें खुद स्वीकार किया है कि भारत ने उनकी बहुत पिटाई की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वो पाकिस्तान जो अब तक कहता आ रहा था कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उसके बयानबाजी में अचानक से बदलाव किस लिए आ गया? क्यों स्वीकार कर रहा है वो कि हमें 28 ठिकानों पर ठोका भारत ने? अंजू, इसके दो तीन वजह हैं। इससे पहले कि मैं वजह आपको बताऊं, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान का इस डोजियर के मार्फत एडमिशन है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन लोगों ने काफी समय से यहां पर उत्पात मचाया हुआ है कि भारत ने क्या किया, कुछ नहीं किया, भारत कुछ नहीं कर पाया, इसका प्रमाण क्या है और आपके कितने जहाज गिर गए, आपका क्या हो गया। उन लोगों को ये बात साफ पता पड़नी चाहिए कि ये वो पाकिस्तान है जिसने 17 दिसंबर को भी ये कहा था कि हम जीत रहे हैं, तब की जबकि 16 दिसंबर को उनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंजू, ये बात समझने की कि अगर वो पाकिस्तान ये बात मान रहा है कि हमें न केवल 20 बल्कि 28 जगह भारत ने मारा है, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग बातचीत कर रहे हैं हमारे देश में, उनके जबानों पर ताला लग जाना चाहिए और वो सिर्फ भारत माता की जय बोलना चाहिए उनको आज की बात से। अब मैं आपको एक दो कारण जो मेरे हिसाब से इसके हैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, एक तो यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का जिस प्रकार की बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, जिस प्रकार के हमारे पास गैजेट्स हैं, सर्वेलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, सैटेलाइट सर्वेलेंस है, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, तो आप कोई चीज सच को ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। हमने जो बताया था प्रमाणों के साथ बताया था, और वो प्रमाण उनके लोग भी देख रहे हैं, उनकी आवाम भी देख रही है। तो एक वजह तो यह है कि वो इस झूठ को बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को वो एडमिट कर रहे हैं। अब वो उसको बढ़ा चढ़ा करके क्यों बोल रहे हैं अंजू, उसकी एक खास वजह मुझे जो नजर आ रही है, इसका एक कारण जो है वो मिलिट्री नहीं होकर के आर्थिक कारण ज्यादा बड़ा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उनको ये लग रहा है कि अगर वो एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे और ये दिखाएंगे दुनिया को कि भाई हमें तो हिंदुस्तान ने आकर के बहुत मारा और हमारा बहुत नुकसान हो गया, इसलिए आपकी हमें आर्थिक रूप से मदद चाहिए। मैं आपका ध्यान उस पत्र की ओर ले जाना चाहता हूं अंजू। कुछ दिनों पहले, जैसे 7 तारीख को जब हमले हुए थे, तो 8 तारीख को ही मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ने एक पत्र लिखा था अपने मित्र राष्ट्रों को, और उस पत्र में उन्होंने यही कहा था कि हमें बहुत ज्यादा पिटाई लगी है, इसलिए आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। और जब उनको बाद में दबाव आया होगा उनकी सेना की तरफ से और उनके जो ये टेररिस्ट दोस्त हैं उनकी तरफ से कि भाई आप लड़ाई के बीच में इस प्रकार की बात ना करें, तो उन्होंने उसको मेकअप करने की कोशिश करी थी। लेकिन ये बात शुरू से आखिर तक बिल्कुल क्लियर थी कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पहले दिन हमने किया, उसके बाद जब उन्होंने हिमाकत करी तो हमने उनके एयर डिफेंस रिसोर्सेज को, और एक जगह नहीं, कराची से लेकर के सियालकोट तक हर जगह हमने उनके एयर डिफेंस रिसोर्सेज को डिग्रेड किया। और तीसरे दिन फिर जब उन्होंने हिमाकत करने की कोशिश करी तो हमने उनके 11 इंपॉर्टेंट, एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा, फ्रॉम नूर खान टू रहीम यार खान, तमाम उनके 11 एयरपोर्ट्स पर ऐसे एडवांस्ड एयरपोर्ट फील्ड्स जहां से कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिलीवर कर सकते थे, उन तमाम एयरफील्ड्स को हमने न्यूट्रलाइज किया और उनको नुकसान पहुंचाया, तबाह नहीं किया, नुकसान पहुंचाया। तो ये जब हुआ तो दूसरा वजह उनका विक्टिम कार्ड खेलना है। और तीसरी वजह मुझे लगती है कि वो एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा करना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अग्रेसर इंडिया है और उन्होंने हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए हमें मदद की जाए और इंडिया को एग्रेसर माना जाए ताकि इंडिया को डिप्लोमेटिकली वो नुकसान पहुंचा सकें। अब उन्होंने भी, जब हमने अपने डेलीगेशन भेजे और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बदले में उन्होंने भी अब अपने ऐसे डेलीगेशन भेजने की कोशिश की है जिसमें वो इमरान खान की पार्टी के लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। देखिए अंजू, एक बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान में सिर्फ एक भाषा पाकिस्तान बोलता है और वो भाषा वही है जो उनकी आर्मी कहती है, जो असीम मुनीर कहते हैं। वो कहते हैं मुझे फील्ड मार्शल बनाओ, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हो रही थी, अब उनका टैसिट अप्रूवल है और वो एक विक्टिम कार्ड खेल के जी। पैसा, भीख,
क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ताजिकिस्तान में इनके प्राइम मिनिस्टर ने एक और स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मित्र देश जो है अब हमको बेगिंग बोल के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड क्या करोगे, आपके पास होता तो कुछ है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि तमाम बातें पुट टुगेदर वो लोग ऐसा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सिंपैथी उनकी तरफ आए और उनको लोग पैसा दें, क्योंकि वो एक इस बात को जी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मिलिट्री कैपेबिलिटी में, तो हमें पैसा दो और हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी दो ताकि हम साउथ एशिया में इसके भारत के बराबर कहीं आ सकें। तो मुझे लगता है ये उनकी वजह है, लेकिन ये सर। एक और एडमिशन है और वो इस बात को मानते हैं कि उनको बहुत मार पड़ी है। 20 या 28 इससे फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन एक तरह से जैसे अभी हमने देखा था कि आईएमएफ ने जब लोन जारी किया तो भी कई शर्तें लगा दी उनके ऊपर। फिर अमेरिका या अज़रबैजान में जाकर भी ये शहबाज शरीफ यही राग अलाप रहा था कि हमें हमारे मित्र देश अब और पैसा देने को तैयार नहीं। तो ये एक आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, ताकि उनको कटोरा लेकर अगर वो जाए तो काफी सारी मात्रा में भीख मिल जाए। एक तरह से अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमें और पैसा दे दो क्योंकि हमें तो बहुत मारा है। क्योंकि अगर भारत ने सिर्फ 20 ठिकानों का जिक्र किया था तो 28 ठिकाने अचानक से कहां से आ गए, और वो सारे भी रिहायशी इलाकों में है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि वो कार्ड खेल रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ भीख की वजह नहीं है। देखिए, भीख उन्होंने दे दी, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कि आईएमएफ ने लोन दिया, कंडीशंस लगी हुई हैं, वो किसी भी प्रकार से उस लोन को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट में खर्च नहीं कर सकते। तो अब वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को बताएं कि हमारा देश जो है वो जियोपॉलिटिकली एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जिसकी की आवश्यकता अमेरिका को भी है, चाइना को भी है, और तमाम लोग वहां पर अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ पर हम लोग स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक मिसमैच है ओवर। तो उस मिसमैच को खत्म करने के लिए जो पैसा आप हमें दे रहे हैं, उस पैसे को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर करने में खरीदने की इजाजत भी चाहिए, और इस पैसे को वो प्रयोग में लाएंगे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने में, और उन जो मरकज इनके जो 9 अड्डे इनके तबाह किए हैं, उन अड्डों को रिवाइव करने में, उनको दोबारा रिफर्बिश करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए अंजू, एक बात बहुत जरूरी जो समझने की है वो ये है कि कोई भी देश जो इनको पैसा दे रहा है वो नहीं चाहेगा कि वो पैसा टेरर के काम में आए। अब इनके पास और कोई तरीका नहीं बचा है कि उस पैसे को टेरर के उसमें प्रयोग में लाएं। तो ये गेम खेलना मुझे लगता है उनके लिए आवश्यक है। और एक चीज और, एक डायमेंशन मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूं, और वो डायमेंशन ये है कि उनको कहीं लग रहा था कि भारत ने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर हमला किया है, उससे उनको बलोच लोगों का सपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, अब उन्होंने ऐसे जगह डिक्लेयर किए हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि यहां पर आकर के पेशावर में भी हमला हुआ है, और बलोचिस्तान में भी हमला हुआ है, और सिंध का एक जगह शोर वगैरह बनाया इन्होंने। तो वहां पर वो एक छोटा प्रयास, जो कि मेरे ख्याल से किसी कीमत पे नहीं हो सकता, प्रयास ये भी कर रहे हैं कि वो इस भारत के बहाने से पूरा देश को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लें। क्योंकि आज जो परिस्थिति पाकिस्तान में है अंजू, वो ये हाल है कि सिंध में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, बलूचिस्तान में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वो लगातार उनके खिलाफ हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान तो डायरेक्ट चाइना से कहीं ना कहीं बात कर रहा है, और पीओजे के भारत की गोद में आने के लिए तैयार बैठा है। तो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो उनको शायद ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रकार से एक बार फिर एक एंटी इंडिया रेटोरिक क्रिएट करके, क्योंकि आप देखो अंजू, ये देश वो है जिसकी स्थापना, जैसे नींव बनाते हैं ना, नींव घर में नींव लगाते हैं, उस नींव में सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। तो पाकिस्तान की नींव में हेट इंडिया का सीमेंट लगा हुआ है, पाकिस्तान की नींव में डिसलाइक हिंदू का सीमेंट लगा हुआ है, पाकिस्तान की नींव में डोंट अलाउ हिंदूज एंड इंडिया टू ग्रो, वो नींव का सीमेंट लगा हुआ है। तो आप इसको, जिसके अंदर इतनी
कड़ी सोच एंटी इंडिया की है, तो वो एक और प्रयास कर रहे हैं कि उस एंटी इंडिया रेटोरिक को और ज्यादा श्रील बनाए, जिससे कि उनके लोग शायद इकट्ठा होने की कोशिश करें, और अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी कुछ समस्याओं का जो उनके जी मुंह बाय जो उनको तंग कर रही है उसमें फर्क पड़ सकता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर से जो हार मिली है पाकिस्तान को, दरअसल उसकी आड़ में वो एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। पर सर, आप देश में देखिए क्या हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे तक युद्ध करना चाहता था, लेकिन 10 तारीख की रात को 1 बजे वो युद्ध हार गया। 8 घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और इसी बयान के बाद जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस होती तो सीज फायर नहीं करती। सर, इन स्टेटमेंट्स का आपस में तो कनेक्शन है ना। आर्मी ऑफिसर ये बता रहे हैं, सीडीएस बता रहे हैं, और राहुल गांधी सीज फायर पर अब भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है अंजू कि राहुल गांधी एक ऐसा फिगर बन गए हैं कि उनके स्टेटमेंट्स को मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी लोग बात सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेसलेस है। देखिए, जब भी आप किसी मिलिट्री एक्शन के लिए को ऑप्ट करते हैं, तो उस मिलिट्री एक्शन को ऑप्ट करने से पहले आप अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को स्पेल आउट करते हैं। आप बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर आर्मी उसके ऊपर काम करती है। जो हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह करना और आतंकवादियों पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और वो पॉलिटिको मिलिट्री एम हमने 22 मिनट में पूरा कर लिया। उसके बाद राहुल गांधी, खड़गे या कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ तरीके से, अंजू, बिल्कुल परफेक्टली हमने 22 मिनट के अंदर पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने उनको कहा कि हमने जो करना था हमने कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिल गया है। अगर आप इसके बाद हिमाकत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। मैं राहुल गांधी को और उनके साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेना का एक भी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके नहीं गया था, क्योंकि वो उद्देश्य ही नहीं था। उद्देश्य ही नहीं था। अगर देखिए अंजू, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर मान लीजिए आप किसी और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से पाकिस्तान में हमला करते, तो जो पहला स्ट्राइक होता, वो पहला स्ट्राइक मुनीर का और ये ऐसी जगहों पर, मलीर में, क्या कहते हैं आपके पीओजे के में 5 जगह पर, वहां नहीं होता। कहीं मीरपुर कोटली में हमला नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर हमला करना है, आपका उद्देश्य लाहौर को जीतना है, तो आपके हमले उनके एयर बेसिस पे होते, जहां उनके एरियल एसेट्स हैं, वहां पर होते फर्स्ट स्ट्राइक। और उसके बाद आपकी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर तैयार होती हैं अंदर जाने के लिए। ना तो हमारी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर तैयार थी, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं था, और ना ही हमने कोई इस प्रकार से इस हमले को अंजाम दिया जिसका कि अर्थ ये होता कि हम पीओजे के ले लें, ये ले लें, वो ले लें। इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जितनी भी ताकत हमारी बढ़ी है, पहली बार हिस्ट्री में हमने मिलिट्री ऑप्शन को, काइनेटिक ऑप्शन को टेरर के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल किया है पंजाब में पाकिस्तान के। हालांकि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक बालाकोट हम पहले कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं। ये जो नया न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है अंजू, वो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है कि हमने उनको कहा कि आपका हाथ इसमें है, हमारे पास प्रूफ है, पहलगाम में आपका हाथ है, प्रूफ हमारे पास है, हमें किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम इसका एक्शन लेंगे, और वो एक्शन लिया, और उस एक्शन को पूरी तरह से हमने पाया जी अंजू। उसके बाद कोई, मुझे लगता है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये कभी भी जो हमारे पॉलिटिको मिलिट्री एम्स थे वो हमने पूरे कर लिए। और उसके बाद जो 2 दिन हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हिमाकत के रिटेलिएशन में हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो 2-4 दिन लड़ पाएंगे, लेकिन इतनी उनको मार लगी है। और खास करके ये बात जो हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, किराना हिल में जो उनको धक्का लगा है, किराना हिल में, तो उस धक्के से सब ज्यादा परेशान वो हुए हैं। और जो हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर, चाइल्डहुड न्यूक्लियर ब्लफ था, उस ब्लफ को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया है।
सर, सीडीएस साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दरअसल ये पता नहीं चल पा रहा था कि जो हमले वो भारत पर कर रहा है उससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। जबकि भारत ने जितने हमले किए उनके वीडियो भी जारी किया और बताया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, और इसीलिए पाकिस्तान आनन फानन में घुटनों पर आ गया और उसने कहा कि अब उसको युद्ध विराम चाहिए। लेकिन आप सोचिए, उसी दौरान हमारे देश के अंदर एक जमात थी जो ये कह रही थी कि से नो टू वॉर, डी एस्केलेट करो, और अब वही जमात कह रही है कि आपने सीज फायर क्यों कर लिया, आपको सीज फायर नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को और करारा सबक सिखाना चाहिए था। सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 2008 में जब देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त ये कहां छिपे हुए थे? तब इनको ख्याल क्यों नहीं आया कि पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए? अंजू, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ 2008 ही नहीं है, मैं आपको गिना सकता हूं 1980s में जब इन्होंने शुरू किया है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तब से लेकर के अभी तक कम से कम 50-60 ऐसे अवसर आए हैं जबकि हम इससे कहीं ज्यादा रिएक्ट कर सकते थे। कभी भी कांग्रेस ने आर्मी को समझा नहीं कि आर्मी कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट, कि हम आर्मी का प्रयोग करके, आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। ये उनकी समझ से बाहर था। उनके पास कोई हक नहीं है इसकी बात करने का, कोई भी हक नहीं है। राहुल गांधी स्वयं जानते हैं। देखिए अंजू, राहुल गांधी को यह पता है कि उनके पैरों के तले से राजनीतिक ग्राउंड जो है वो फिसलता जा रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल जो बरगला जाता है ना, वो इस प्रकार के सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स करता है। आप कह रहे हैं हम वॉर खत्म नहीं करते, वॉर थी कहां? कोई वॉर नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर अंजू वॉर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर एक पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क, टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ मिलिट्री एक्शन था। प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन फॉर लेस देन हाफ एन आवर। कोई वॉर का इसमें सिस्टम नहीं है। वॉर करने के लिए आपको पूरा नेशन मोबिलाइज करना पड़ता है। वॉर ऐसे नहीं होती है। जब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को दबाव डालने का प्रयास किया था कि मार्च में हमला करो बांग्लादेश में, उसके बाद मार्च से लेकर के दिसंबर तक हमने इंतजार किया। लड़ाइयां ऐसे नहीं होती हैं वॉर। उन श्रीमान जी को वॉर की डेफिनेशन नहीं पता, और उनको मैं बता रहा हूं, आज भारत की जो जनता है वो राहुल गांधी को समझ चुकी है। उनको कुछ भी, अरे भाई, जो व्यक्ति इतनी ताकत रखता है कि वो आलू में से सोना निकाल लेगा, तो वो खुद क्यों नहीं जाकर के पाकिस्तान का को डेसिमेट कर देगा? जब जैसा एम होगा वो वैसा काम किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना हमने कावर्डिस 1990 से लेकर के और 2014 तक दिखाई है, कावर्डिस कहूंगा मैं इसको, हताशा, हताशा। 28 जो 26/11 था, 26/11 में इससे कहीं ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। 26/11 में आपके जो कमर्शियल कैपिटल है वहां पर जाकर के उन्होंने आपके सीएसटी के पे बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आप लोगों को मारा, और वो शिप से आए थे, समंदर के रास्ते से। आप बात कर रहे हैं यहां की, उस समंदर के रास्ते से कराची से वाया गुजरात आ गए और आपको पता नहीं पड़ा। फिर किस मुंह से आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? देखिए अंजू, इंटेलिजेंस क्या होती है ये राहुल गांधी के दिमाग से बहुत परे है, क्योंकि वही एक चीज मुझे लगता है उनके पास कहीं से भी है नहीं। ये बात बिल्कुल साफ मेरे को मालूम है। आपको मैं बताता हूं, आज आप देखें किस प्रकार से यूक्रेन ने 7,000 किलोमीटर रूस के अंदर जाकर के हमले कर दिए, और ये ऑपरेशन पिछले 18 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी और किसी को कोई खबर नहीं थी। ये तमाशा नहीं होता है इंटेलिजेंस, ये वो जब कोई करने के पर आता है तो इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। और मैंने आपको बता दिया, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को खत्म करना नहीं है। हमारा उद्देश्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का है। अगर आप पाकिस्तान से लड़ने में घुस जाओगे तो 10 से 20 साल पीछे चले जाओगे। ये बात पहले भी कह चुका हूं मैं आपके चैनल की।
बिल्कुल सही भारत कह रहे हैं का आप। एम बिल्कुल क्लियर और साफ है और उनको पता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, और वो बात यह है कि पाकिस्तान हमारा असल एडवर्सरी नहीं है। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। जी। कई दफा मैंने इन ऐसे लोगों के, कांग्रेस वालों के, इनके मुंह से सुना है कि हम ये कर देते, हम वो कर देते, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। आप इजराइल की कैपेसिटी आप चेक करें कितनी है। क्या हमारे पास 5th जनरेशन स्टेल्थ है? ये तो पिछले 10 सालों में, 10-12 सालों में हमने बहुत जबरदस्त लीप्स एंड बाउंड्स हमने टेक्नोलॉजी में और मॉडर्नाइजेशन में हमने तीनों फोर्सेस का किया है। जी उसके सर। पहले तो हमारे पास आपके टेररिस्ट से लड़ने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं होती थी। इन कांग्रेस के जमाने में जितना आर्म्ड फोर्सेस को पीछे धकेला गया है उतना कभी हुआ नहीं। वजह ये खुद बताएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई हक है इनको इसके ऊपर एक उंगली भी उठाने का। हमको जो करना था अंजू वो हमने किया, और हमने अपना पॉलिटिको मिलिट्री एम हासिल किया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाए, और ट्रंप साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं बिल्कुल क्लियर। जो फोन्स गए थे, वो तमाम फोन्स पाकिस्तान गए थे, चाहे वो वांस हो, चाहे वो रूबियो हो, या जो भी हो। उन्होंने उनको कहा है, पूरी दुनिया आपके साथ थी। एक टाइम पर चीन ने भी कहा था कि हम भारत का समर्थन करते हैं या हम किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले के खिलाफ हैं। यह तमाम, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो अगर कांग्रेस ये कह रही है कि ट्रंप के कहने पे ये हुआ, ट्रंप के कहने पे, ट्रंप को साफ बता दिया गया है ये एक पॉज है, और ये पॉज इसलिए किया गया है इस ऑपरेशन में क्योंकि वो आए थे भीख मांगते हुए, और ये ऑपरेशन है, कोई वॉर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है अंजू, सर, बिल्कुल क्लियर है। हमारा एक उद्देश्य था, वो हमने हासिल किया। पाकिस्तान को घुटनों पर लाए, पाकिस्तान के डीजीओ ने भीख मांगी और हमने भीख दे दी उनको। सर एक चीज और समझाइए कि जैसे पाकिस्तान के बारे में हमारे सीडीएस ने कहा कि उनको पता नहीं चल रहा था कि भारत में वो कितना नुकसान कर रहे हैं, और उसी वक्त हमारे देश के बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कि कितने रफाल गिर गए, कितना नुकसान हो गया आर्मी को, कितना नुकसान हो गया भारत को पाकिस्तान के हमले से, इसका पूरा ब्यौरा जारी किया जाए। क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा क्या हमको? बिल्कुल है। मैं अंजू, बिल्कुल क्लियर कट कनेक्शन है। ये यहां से नहीं है, हमेशा से ये कनेक्शन रहा है। मैं कम से कम 50 ऐसी बातें कह सकता हूं जो कि इन लोगों के मुंह से निकलती है, और उसके कुछ देर बाद वही स्टेटमेंट पाकिस्तान से आता है, या एक स्टेटमेंट पाकिस्तान से निकलता है और वही स्टेटमेंट। क्या होता है देखिए, जब हम इंटेलिजेंस की और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो ये जो जो चाइना है, पाकिस्तान, ये लोग, इन लोगों ने यहां पर हमारे देश में एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है, और वो इकोसिस्टम बहुत ऊंचे ऊंचे जगहों पर वो उसमें लोग घुसे हुए हैं। कोई सवाल नहीं पैदा होता। आज तक हमने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि हमारे कितने जहाज 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में हो गए। ये बातें डिक्लेयर की नहीं जाती। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं अंजू कि डीजीएओ, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, ने साफ कर दिया था, यही सवाल उनसे पूछा गया था, एयर मार्शल भारती, और उन्होंने साफ कर दिया था कि हमारे सारे पायलट्स आर बैक। और क्या चाहिए आपको? आप उसको भी मत मानो। ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों ने पिछले 2.5 दशक में एक कदम नहीं उठाया पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं बताता हूं आपको, अगर ये कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उन्होंने 26/11 को आरएसएस की साजिश सिद्ध कर दिया होता। ये वो लोग हैं, कोई हक नहीं है इनको किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का आर्मी के ऊपर या एयरफोर्स के ऊपर। फिर उनसे पूछा गया, भारती से, कि अब आप बताएंगे हमारा कितना नुकसान हुआ। भाई, जब आप लड़ाई लड़ रहे हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कंचे खेलने आया हुआ है और आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लड़ाई में नुकसान होता है दोनों को, लेकिन एनी डिस्क्लोजर विल मीन एडवांटेज एनिमी।
इसके बाद किसी भी प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं तुमको बता रहा हूं अंजू, फिर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो राजनीतिक लड़ाई हार चुके हैं। अब उनको इसमें कुछ ना कुछ निकालना है। मैं ये बोल रहा हूं कि इस कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। वो देश और आर्मी की प्रशंसा करते, देश को वो मुबारकबाद देते कि आपने एक युद्ध जीता, युद्ध नहीं, मिलिट्री एक्शन, जो आपने इसका पहलगाम का बदला निकाला सही प्रकार से। ये अगर करते तो उनके स्टैंडिंग बढ़ती। मैं आपको बता रहा हूं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज जब उनके खुद के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाकर के सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं देश के बाहर, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सीवियर क्रिटिक है गवर्नमेंट का, असदुद्दीन ओवैसी, और वो इस्लामिक वर्ल्ड में जाकर के कहता है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है और भारत में मुसलमान सुरक्षित, प्रसन्न। तो ये तमाम चीजें उनको देखने की आवश्यकता है। कोई उनके पास, मुझे लगता नहीं कि कोई एडवाइजरी बोर्ड है जो कि उनको सही चीज बता सके कि किस समय पे क्या कहा जाना चाहिए। मैं जो समझ रहा हूं, थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है, वो ये होता है कि वो उनके जो लीडर हैं वो कोई ना कोई स्टेटमेंट इशू कर देते हैं और उसके बाद कांग्रेस की सारी एनर्जी, आधी एनर्जी या तो उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने में चली जाती है या उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने में चली जाती है। 90 इलेक्शन लगातार हरवा चुके हैं अपने नेतृत्व में। ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल से रिकॉर्ड रहा होगा। और अब चूंकि उनको कुछ पता नहीं पड़ रहा है अंजू, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बातों पर ध्यान भी देने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेवंत रेड्डी को देखिए, वो जय हिंद यात्रा, जय हिंद रैली निकाल रहे हैं और जय हिंद रैली में भाषण की शुरुआत में या बीच में कहीं कहते हैं कि हमारे राफेल कितने गिरे। वो जय हिंद रैली है या जय पाकिस्तान रैली है, कोई बताए मेरे को। ये तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस की, वो सब सेल्फ डिफीटिंग है। उनको सर उनकी सेल्फ डिफीटिंग है और लगता है कि बैकफुट पे आ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, इसीलिए इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी करें। लेकिन अब तो खुद अपने डोजियर में पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि उनको बहुत मार पड़ी है। तो जो उनके यहाँ पर दोस्त बैठे हुए हैं भारत के अंदर, उनको भी एक करारा जवाब मिल ही गया है। देखते हैं पाकिस्तान की इस चाल का क्या असर होता है, क्या दुनिया भर के देश पाकिस्तान की मदद करने को आगे आएंगे, आईएमएफ ने लोन देने के साथ साथ जो उस पर शर्तें लगाई हैं वो हटेंगी, क्योंकि यही सब कुछ पाकिस्तान करना चाहता है। सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद अंजू, जय हिंद।